नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसके साथ ही वो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं जिन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है। लेकिन इसी अब्दुल्ला परिवार के साथ इतिहास में मुख्यमंत्री पद के लिए इतना बड़ा धोखा हुआ था कि शायद उसकी टीस अब भी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के मन में है। और शायद यही वजह है कि अब भी उमर अब्दुल्ला कम से कम कांग्रेस पर तो इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं कि पूरी सरकार कांग्रेस के भरोसे चलाई जाए। तो आखिर क्या किया था कांग्रेस ने अब्दुल्ला परिवार के साथ? क्या था इंदिरा गांधी का वो प्लान जिसने उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला की कुर्सी छीन ली थी? और आखिर क्यों इतने बड़े धोखे के बाद भी अब्दुल्ला परिवार को जब भी मौका मिला कांग्रेस से ही हाथ मिलाया? सब बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तारीख थी 2 जुलाई 1984। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अभी 2 घूंट चाय पी ही थी कि उनका फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन। वो फारूक से तुरंत मिलना चाहते थे। उस दिन फारूक अब्दुल्ला के दूसरे भी कार्यक्रम थे, लेकिन बुलावा राजभवन से था तो उन्हें जाना ही पड़ा। करीब 7:15 बजे दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में राज्यपाल जगमोहन ने एक लेटर की फोटोकॉपी दिखाई और फारूक अब्दुल्ला से लिखित में इस्तीफा मांग लिया। उस पत्र में लिखा था कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन दे रहे 13 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और वो सभी विधान परिषद के सदस्य गुल मोहम्मद शाह को अपना समर्थन दे रहे हैं। पत्र देखकर फारूक को उतना झटका नहीं लगा जितना बड़ा झटका गुल मोहम्मद शाह के नाम को देखकर लगा, क्योंकि गुल मोहम्मद शाह फारूक अब्दुल्ला की बहन के पति थे। फारूक गुस्से से बोले, आपकी चाहे जो मर्जी हो करिए, लेकिन उस आदमी को मुख्यमंत्री मत बनने दीजिए। लेकिन राज्यपाल जगमोहन के पास भी कोई चारा नहीं था। तब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल 78 सीटें हुआ करती थी। बहुमत के लिए 39 सीटें चाहिए होती थी। बगावत से पहले फारूक के पास 46 विधायक थे, लेकिन अब वो घटकर 34 रह गए थे, जबकि कांग्रेस के 26 विधायकों के साथ गुल मोहम्मद शाह को बहुमत मिल गया था। लेकिन ये सब एक झटके में नहीं हुआ था, एक दिन में नहीं हुआ था। इसके पीछे थी एक लंबी चौड़ी प्लानिंग, और इस प्लानिंग के पीछे दिमाग किसी और का नहीं बल्कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का था। क्योंकि गुल मोहम्मद शाह को सत्ता चाहिए थी। वो पहले भी खुद को फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला का उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन जब शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के ही कहने पर अपनी विरासत अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को सौंप दी तो गुल मोहम्मद शाह ने अपनी पार्टी बना ली थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने जिस मकसद से फारूक अब्दुल्ला को शेख अब्दुल्ला का उत्तराधिकारी बनवाया था, फारूक वो मकसद पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो मुख्यमंत्री बने तो महीने में 4-5 दिन ही ऑफिस जाते, फिर न जाने कहां गायब हो जाते। इतना ही नहीं, पिता के विरासत संभालने उतरे फारूक अब्दुल्ला ने अपने पिता के लोगों का भी मान नहीं रखा तो पुराने लोग बगावत करते गए। ऐसे ही एक नेता थे डीडी ठाकुर, जो कभी शेख अब्दुल्ला के बेहद करीबी हुआ करते थे और जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनवाने में भी मदद की थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद फारूक ने उनकी भी बात नहीं सुनी तो डीडी ठाकुर बागी हो गए। वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी भटनागर और आरसी गंजू अपनी नई किताब फारूक ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी जम्मू कश्मीर पर नजर बनी हुई थी, तो उन्होंने डीडी ठाकुर को मिलने के लिए बुलाया। पूछा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव के लिए किस पर दांव लगा रहे हो? डीडी ठाकुर ने जवाब दिया कि गुल मोहम्मद शाह पर। कश्मीर वापस लौटकर डीडी ठाकुर ने गुल मोहम्मद शाह से मुलाकात की और फिर गुल शाह इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली चले गए। उस मुलाकात में इंदिरा गांधी ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और ज़रूरी पैसे का भी इंतजाम करेंगे। इंदिरा से मदद का आश्वासन मिला तो गुल शाह ने कहा कि अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर की धूल मिट्टी में मिला दूंगा। कश्मीर वापस लौटे गुल शाह ने प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया। 3 बार कोशिश की कि वो फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी से हटा दें, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से फेल हो जा रहे थे, क्योंकि उनके पास जरूरी विधायक जुट नहीं पा रहे थे। वहीं कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। खुद इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला की मुखालफत की। प्रदेश कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला पर पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF के साथ संबंध होने के आरोप लगा दिए। फिर इंदिरा गांधी ने फारूक को मिलने के लिए दिल्ली बुला लिया।
फारूक दिल्ली पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्हें लगने लगा कि उनकी कुर्सी को खतरा है, तो उन्होंने विधानसभा में बहुमत लेने का मन बनाया। राज्यपाल बीके नेहरू नाराज हो गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। फारूक अब्दुल्ला ने बहुमत साबित कर लिया। वहीं बीके नेहरू पर इंदिरा गांधी का दबाव बढ़ रहा था कि वो फारूक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त कर दें, लेकिन ये असंवैधानिक था, तो बीके नेहरू ने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि फारूक अब्दुल्ला से पहले बीके नेहरू की ही कुर्सी चली गई। जगमोहन नए राज्यपाल बने। इस बीच गुलशाह अपना काम करते रहे। एक दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाकर उसमें खुद को असली नेशनल कॉन्फ्रेंस घोषित कर दिया और उसी पार्टी से फारूक अब्दुल्ला को बाहर कर दिया। अपनी पत्नी और फारूक अब्दुल्ला की बहन खालिदा को नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर 28 जून को ईद की दावत दे दी, जहां उनके वो लोग शामिल हुए जिन्हें फारूक से बगावत करनी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिल्ली बुलाकर कहा गया कि आप गुलशाह का समर्थन करें। राज्यपाल जगमोहन को दिल्ली बुलाकर देखा गया कि अगर फारूक को हटाया जाता है तो कानून व्यवस्था कैसे संभलेगी। सब तय हो गया तो गुलशाह ने जगमोहन से फोन पर बताया कि 12 विधायक फारूक अब्दुल्ला से समर्थन वापस ले रहे हैं और गुलशाह को समर्थन दे रहे हैं। सुबह के वक्त गुलशाह की जगमोहन से मुलाकात हुई। इसी दौरान कांग्रेस के विधायक भी राजभवन पहुंच गए और इसके बाद तो जगमोहन ने फोन करके फारूक अब्दुल्ला को बुला ही लिया और कह दिया कि इस्तीफा दे दीजिए। आखिरकार लंबी तैयारी के बाद फारूक का इस्तीफा हुआ और जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन गए गुल मोहम्मद शाह। हालांकि गुल मोहम्मद शाह के साथ भी वही हुआ जो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ किया था। बस फर्क इतना था कि गुल मोहम्मद शाह का साथ इंदिरा गांधी ने दिया था और फारूक अब्दुल्ला का साथ राजीव गांधी ने। वो कहानी फिर कभी। आज के लिए बस इतना है।